नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं। मैं देखिए हम आपके लिए यहाँ पे हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 24/12/2017 को जो हुई थी कक्षा 1 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत झारखंड जेटेट के अंतर्गत आपको देखिए सभी राज्यों का क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक बनाने से यह क्लियर हो जाता है कि किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से प्रश्न सभी राज्यों में लगभग पूछे जाते हैं। तो आपका जो झारखंड राज्य में सिलेबस बना हुआ है, अगर वो टॉपिक उसमें नहीं इंक्लूड हो रहा है तो उसको भी एक बार आपको देख लेना अनिवार्य होगा। और उस टॉपिक को भी हम यहाँ पर अदर सिलेबस करके आपको हम नोट्स बना करके देंगे, ठीक है। तो अभी तो इसके पहले जो जेटेट का न्यू सिलेबस बना उसमें यहाँ पे कर दिया गया EVS पर्यावरण अध्ययन 1 to 5 के शिक्षक के लिए, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या था, GK GS था। तो हमारे यहाँ जो भी शिक्षक जुड़े हुए थे उनको GK GS यहाँ पे JCERT क्लास का 6 to 10 से करवा दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब EVS बन गया तो EVS का भी नोट्स आपका जो भी टॉपिक दिया गया है वो भी JCERT जैक की किताब से मिला के हम आपको बना दिए हैं, जिसमें 5 टॉपिक मुख्य रूप से थे, 5 टॉपिक कंप्लीट है। अगर कोई शिक्षक केवल चाहता है कि हम EVS का ही नोट्स ले केवल, तो 150 रुपये में केवल EVS का नोट्स और उसके साथ क्वेश्चन बैंक और वीडियो तीनों चीज़ आपको PDF के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जो शिक्षक चाहते हैं कि 1 से 5 का क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सभी चीज़ों का हम तैयारी करें और वो भी JCERT जैक झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम का, तो उनको यहाँ पे लगेंगे 500 रुपये। तो आप अभी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कुछ प्रश्न किस प्रकार का आपका पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेट हरियाणा टेट भाग 5 में पूछा गया था। ये 2017 का प्रश्न होगा। भाग 5 यानी 121 नंबर प्रश्न से ये स्टार्ट है, ठीक है। उसके पहले अन्य पाठ का प्रश्न शामिल है। 121 नंबर प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित नहीं है? सुपोषण, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है, त्वचा कैंसर प्रेरित करता है, पृथ्वी सतह से उष्मा की निकासी को रोकता है, ठीक है। हरित गृह प्रभाव का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है कि बहुत सारे रोग होने की संभावना हो जाती है और उष्मा की निकासी भी इसमें रुक जाती है, जिससे तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये बहुत बड़ा प्रभाव है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस का प्रभाव का किससे नहीं है पूछा गया है, किससे नहीं। देखिए हरियाणा में चाहे कभी भी नहीं आता है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको रुक के समझना है। तो नहीं कह रहा है मतलब इसमें एक गो ऐसा होगा जो हरित गृह प्रभाव से संबंधित नहीं होगा, बाकी 3 गो ऐसा ऑप्शन होगा जो हरित गृह प्रभाव को अफेक्ट करता होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सुपोषण, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, त्वचा कैंसर प्रेरित करता है, पृथ्वी सतह से उष्मा की निकासी को रोकता है, ठीक है। तो हरित गृह प्रभाव क्या करता है, अभी देखिए तो हम लोग पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाता है, यह हरित गृह प्रभाव से जुड़ा हुआ है।
त्वचा कैंसर को प्रेरित करता है, ये भी सही है। पृथ्वी की सतह सूक्ष्म, ये भी सही है, ठीक है। यानी सबसे यहाँ पर जो है ये हरित गृह प्रभाव से जुड़ा हुआ है, ये हरित गृह प्रभाव से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। लेकिन एक ऑप्शन है सुपोषण। सुपोषण यानी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं करे उसको हम लोग कहते हैं सुपोषण, ठीक है। तो सुपोषण जो है, देखिए सुपोषण यह हरित गृह प्रभाव से संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ पूछा था कौन नहीं है, तो सुपोषण नहीं है, राइट आंसर ए होगा। देखिए सुपोषण के अंतर्गत क्या होता है, जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है क्योंकि सुपोषित है, स्वयं कर रहा है, ठीक है। ऐसा में कौन आता है, तो ऐसा में आता है सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे या नील हरित शैवाल और कुछ जीवाणु, ये सभी सुपोषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा कार्य द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं है। झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। देखिए गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण में कौन कौन सम्मिलित नहीं है, तो गंगा कार्य योजना जो गंगा एक्शन प्लान है उसका फेज 2 में जो है यहाँ पर है 7 राज्य को शामिल किया गया है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा, ठीक है। तो देखिए अब झारखंड है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है। 7 राज्यों को शामिल किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश का नाम नहीं है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम होती है, ठीक है। किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम होगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम होगी पूछा गया है। शीतोष्ण वर्षा वन में, टैगा वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, मैंग्रोव वन में, किस में होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे अधिक जैव विविधता जो होती है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो इस प्रदेश में देखिए साल भर ऊंचा तापमान रहता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में साल भर क्या रहता है, ऊंचा तापमान रहता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर आर्द्रता बनी रहती है। अब विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण में यह वन फैला हुआ है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण में यह वन फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जैव विविधता अधिकतम होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है सितंबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, सितंबर के अंतिम सप्ताह में, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, ठीक है। तो विश्व वन्य जीव सप्ताह जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह यानी अक्टूबर का 1 तारीख से 7 तारीख के बीच 1 से 7 तक मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है विश्व वन्य जीवन सप्ताह दिवस, और 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। क्लियर। चलिए, स्थलीय हरे पादप की पत्तियों द्वारा उपलब्ध सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। स्थलीय हरे पादप की पत्तियों द्वारा उपलब्ध सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, 45%, 10%, 1%, 99%, ठीक है। कितना भाग किया जाता है, तो देखिए इसका जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के रूप में किसका उपयोग करते हैं, सौर ऊर्जा का, ठीक है। सौर ऊर्जा का कितना भाग उपलब्ध होता है, ठीक है। तो जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, वो उसका भाग जो है 45% खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फास्फोरस चक्र अप्रायिक होता है क्योंकि यह पूर्ण रूपेण होता है। फास्फोरस चक्र जो बनता है, जैसे हम लोग देखते हैं कार्बन चक्र बनाते हैं ना, जल चक्र होता है, जल चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, तो उसी तरह से फास्फोरस चक्र भी है, ठीक है। फास्फोरस चक्र भी है, तो यह जो है किसके लिए पूर्ण रूपेण होता है, फास्फोरस चक्र, क्योंकि यह पूर्ण रूपेण होता है। किसके लिए होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, औषधि या गैसीय, किसके अंदर होता है, ठीक है। तो देखिए फास्फोरस चक्र जो होता है ये पशु पक्षी तथा जीव जंतुओं के जीवन और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण होता है के लिए महत्वपूर्ण होता है आपका फास्फोरस चक्र, ठीक है। अब देखिए, तो जैविक पदार्थ मृदा उथले सागर का अवसादों को भूमिका में महत्वपूर्ण होती है, इसलिए फास्फोरस चक्र कृषि उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह पूर्ण रूपेण औषधि
होता है। ठीक है, पुनरुत्पन्न क्या होता है? अवसादी होता है। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन है? शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, क्या है? देखिए SO2 प्रदूषण जिसके कारण बड़े क्षेत्रों जहाँ पर चिमनियों कारखानों सबसे निकलती है तो SO2 निकलती है। ठीक है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो निकलता है वो किसका प्रदूषक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो ये आपका हो जाएगा टेरिडोफाइट का जो है संसूचक होता है। अगला है CFC प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। देखिए CFC प्रमुख रूप से उत्तरदायी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके झारखंड में भी आया हुआ है। CFC ओजोन क्षरण के लिए, हरित गृह प्रभाव के लिए, अम्ल वर्षा के लिए, स्मॉग के लिए। ठीक है, CFC का फुल फॉर्म कभी पूछ भी देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, ये क्या करता है बताइएगा? तो ये आपको जो होता है फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में से जो गैस निकलती है वो CFC गैस ही होता है। ठीक है, और ये CFC गैस किस में उतरदायी है? तो हमारा जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, उसमें CFC गैस का मुख्य योगदान होता है, जिससे क्या होता है, ओजोन की परत पतली हो जाएगी, और पतली हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण सीधे जो है पृथ्वी पर आएगी और उसकी गर्मी को कोई नहीं सह पाएगा और तापमान बढ़ जाएगा और यहाँ पर बहुत अधिक जो है मृत्यु की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये CFC गैस जो होता है उसी से होता है। ठीक है, तो प्रश्न देखिए झारखंड में इस तरह से पूछा गया था कि CFC गैस जो निकलता है वो कहाँ से? तो वो घर में जो आपके रेफ्रिजरेटर हैं ना, वहाँ से इसके गैस ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो CFC गैस ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में असंगत को पहचानिए। वायु प्रदूषण के संबंध में असंगत, यानी वायु प्रदूषण से जो जुड़ा हुआ चीज़ होगा वो संगत होगा, जो वायु प्रदूषण से नहीं जुड़ा हुआ होगा वो उससे अलग होगा। ठीक है, तो वायु प्रदूषण से क्या होगा? स्मॉग, धुआं के कारण, अम्ल वर्षा भी होगी, वायु प्रदूषण होगा तो अम्ल वर्षा भी होगी, निलंबित कणिकाएँ पदार्थ भी निकलेगी, लेकिन सुपोषिता नहीं होगा। ये वायु प्रदूषण का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो सुपोषिता वायु प्रदूषण का इससे कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वायु प्रदूषण के संबंध में सबसे असंगत को पहचानना है। ठीक है, तो असंगत में यहाँ पर आपका जो आ जाएगा, देखिए यहाँ पे वायु प्रदूषण में ये अम्ल वर्षा नहीं होती है। ठीक है, अम्ल वर्षा नहीं होती है, असंगत यह हो जाएगा, क्योंकि जब तक पानी नहीं होगा वायु प्रदूषण तो अम्ल वर्षा नहीं होगी। क्लियर, तो असंगत कौन होगा? ये आपका अम्ल वर्षा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? वन, तालाब, बगीचा, झील। ठीक है, देखिए वन तो प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है, तालाब भी प्राकृतिक परितंत्र, लेकिन बगीचा जो है ये मानव द्वारा कृत्रिम परतंत्र, मानव द्वारा बगीचा को तैयार किया जाता है, एक कृत्रिम परतंत्र होगा। तो 130 का कौन प्राकृतिक परतंत्र नहीं है? तो राइट आंसर सी जाएगा, बगीचा जाएगा। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध खेजड़िली गांव अवस्थित है? जालौर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, किस में है आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये जो है अमृता देवी जी का जो है ये राजस्थान के जोधपुर जिला के खेजड़िली का वीरांगना अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान के कहाँ? जोधपुर में। तो अमृता देवी बिश्नोई के त्याग पर खेजड़ी गाँव, तो ये राजस्थान राज्य में हुआ। ठीक है, राजस्थान राज्य के जोधपुर प्रखंड में हो गया। और जोधपुर का कौन गांव? तो खेजडील गांव। क्लियर, में अमृता देवी बिश्नोई का यहाँ पर जो है क्या हुआ था, त्याग किया गया था। वो किसके लिए? तो ये देखिए खेजड़ी वृक्ष को काटने से रोकने के लिए, खेजड़ी वृक्ष को कटने से रोकने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए 363 बिश्नोइयों का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गई थी। आज जो वृक्षों को कटने से रोकथाम है तो चिपको आंदोलन चल रहा है, उसकी प्रेरणा अमृता देवी बिश्नोई से ही मिली थी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अपवर्ज्य खरपतवार है? निम्नलिखित में से कौन अपवर्ज्य खरपतवार है? सोयाबीन, बाजरा, लोबिया, पार्थोनियम। ठीक है, कौन सा खरपतवार है? तो देखिए यहाँ पे जो होता है आपको गाजर घास आता है। ठीक है, गाजर का घास, गाजर घास जिसको हम लोग पार्थेनियस
क्रिप्टोफोरस कहते हैं। यह एक अपवर्त्य अर्थात खतरनाक जहरीला खरपतवार है। क्या है यह? जहरीला खरपतवार है। तो गाजर घास जिसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, तो आपको पाथनीना, ठीक है, पाथिनियम ना। तो राइट आंसर इसका 132 का क्या हो जाएगा आपका, तो 132 का डी हो जाएगा, 132 का डी हो जाएगा, पार्थिनियस हो जाएगा गाजर घास जो कि जहरीला है। क्लियर। 133 नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्र का एक भाग है। एक होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण और एक नाइट्रोजन चक्र का एक भाग क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, कार्बोनीकरण, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्र का एक भाग है, उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रीकरण करना है। क्या करना कहते हैं? नाइट्रीकरण करना कहते हैं। अगला है कोयला, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम, जंतु, कवच सभी संबंधित हैं। कोयला किससे जुड़ा हुआ है? लाइमस्टोन, पेट्रोलियम, जंतु का कवच किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन चक्र से, फास्फोरस चक्र से, नाइट्रोजन चक्र से, कार्बन चक्र से, किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो पाए जाने वाले पेट्रोलियम, जीव जंतु, ये कवच संबंधी जो है ये आपके कार्बन छोड़ते हैं, ये कार्बन चक्र से जुड़ा हुआ है। स्मॉग है, बताना है कि स्मॉग क्या है। ओजोन एवं धुआं, वाहन कारित प्रदूषण, कोहरा एवं धुआं, कोहरा एवं ओजोन। स्मॉग क्या है आपको बताना है, ठीक है। स्मॉग क्या है आपको बताना है। तो देखिए स्मॉग जो है वायु प्रदूषण की एक अवस्था है जो कोहरा और धुआं का मिश्रित होता है, ठीक है। तो कोहरा एवं धुआं का मिश्रित होता है, तो स्मॉग क्या है? कोहरा एवं धुआं का मिश्रित है स्मॉग। प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है, प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है वो कौन है? मृदा की प्रकृति, जल, तापक्रम, मृदा का पीएच, ठीक है। प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है वो कौन है? मृदा की प्रकृति है, जल है, तापक्रम है, मृदा का पीएच है। वो कौन सा प्रमुख संसाधन होगा, ठीक है। तो देखिए जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है, ठीक है, जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है वो होता है आपका मृदा की प्रकृति, मृदा की प्रकृति जिससे स्थल पर जीवन का निर्धारण होता है, ठीक है। तो 136 का राइट आंसर ये होगा। निम्नलिखित में कौन सा वाहन कारित प्रदूषण नहीं है, ठीक है। वाहन कारित प्रदूषण नहीं है। वाहन से कौन कौन प्रदूषण निकलता है? तो कणकीय पदार्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ये जो है वाहन कारित प्रदूषण नहीं है, ठीक है। कैसे इसको कहा जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाहन कारित प्रदूषण नहीं है क्योंकि यह गैस मानव जंतुओं आदि द्वारा भी उत्पन्न होता है। हम जो श्वास छोड़ते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, तो मानव द्वारा उत्पन्न होता है जिसको पेड़ पौधे जीव जंतु लेते हैं और भोजन के रूप में लेते हैं, तो इसलिए ये वाहन कारित प्रदूषण में नहीं आएगा, ठीक है। असत्य कथन को चुनिए, इसमें कौन कथन असत्य है उसको चुनना है। लाइकेन व मांस मृदा निर्माण में सहायक है। लाइकेन व मांस मृदा निर्माण में सहायक है, आपको बताना है, ठीक है। दूसरा है मृदा संरचना को सुनिश्चित करने वाला प्रमुख कारक ह्यूमस है, ठीक है। मृदा संरचना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक ह्यूमस है, ये बोल रहा है आपको, ठीक है। तो उसके बाद है सूर्य, जल तथा वायु का मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं है। मृदा में पाए जाने वाले खनिज तत्व उसकी पैतृक चट्टान पर निर्भर करते हैं जिससे उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो 138 का आंसर क्या होगा? तो लाइकन व मांस मृदा निर्माण में सहायक है, ठीक है। असत्य कथन को चुनना है। लाइकन व मांस मृदा निर्माण में सहायक है। सूर्य, जल तथा वायु मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं है। देखिए असत्य कथन ये है, सूर्य, जल और वायु मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं है, ये गलत कथन है, असत्य कथन, क्योंकि सूर्य, जल और वायु जो मिट्टी का निर्माण होता है उसमें पूरा उसकी भूमिका होती है, इसलिए असत्य कथन को चुनना था। ये असत्य कथन है, बाकी सभी सत्य कथन है। राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। चलिए अगला, असत्य कथन का चयन कीजिए। 139 नंबर है, असत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। परितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित होते हैं, ठीक है, ये तो सही कथन है। ऊर्जा का ह्रास एक परितंत्र में पोषण स्तर की संख्या को सीमित करता है। ऊर्जा का ह्रास जो होता है वो पोषण स्तर की एक संख्या को क्या करता है? सीमित करता है, सही है। ओजोन क्षरण में CFC का प्रमुख योगदान है, ये भी सही कथन है।
मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न कचरा सदैव जैव निम्नीकरणीय नहीं, ऐसा नहीं है कि मानव क्रियाकलाप द्वारा जो कचरा उत्पन्न होगा जैव निम्नीकरणीय होगा, उच्च भी हो सकता है, जैव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक किसकी संख्या होती है? जो स्थल पर पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसमें किसकी संख्या सबसे अधिक होती है? अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, किसका अधिक होता है? ठीक है, तो देखिए हम लोग उपभोक्ता, अपघटक तीनों ये सब पढ़े हुए हैं, तो उसमें द्वितीय उपभोक्ता की संख्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। द्वितीय उपभोक्ता की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत कौन है? क्षौमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, सत्तामंडल। तो वायुमंडल के विभिन्न परतों को हम एक बार अवश्य देखेंगे, क्योंकि हरियाणा में भी था, उत्तराखंड में भी था और फिर झारखंड में भी होगा। तो नीचे वाला को क्षौमंडल, फिर सप्तापमंडल, फिर आयनमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल हम लोग कहते हैं ना। तो ये जो है यहाँ पे पृथ्वी की परत है, सबसे निचली परत को हम लोग क्षौमंडल कहेंगे। राइट आंसर इसका ये होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषक नहीं है? बताना है इसमें कि कौन, किससे जल प्रदूषण नहीं होगा। कौन जल प्रदूषक नहीं है, किससे जल प्रदूषण नहीं होगा? क्लियर? नहीं होगा जल प्रदूषण। उर्वरक, अगर बताइए कि उर्वरक जल प्रदूषण में सहायक है कि नहीं। ठीक है, तो उर्वरक जल प्रदूषण में सहायक है कि नहीं आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा जल प्रदूषक नहीं है, तो उर्वरक जल प्रदूषण करता है, पारालवन जल प्रदूषण करता है, पीडकनाशी जल प्रदूषण करता है, लेकिन एरोसोल जो है यह जल प्रदूषक नहीं है। ठीक है, यानी कहा जाएगा कि पीडकनाशी है, उर्वरक है, पारा, ये सभी जल प्रदूषण है, जबकि एरोसोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एरोसोल क्या होता है, तो आपका देखिए एरोसोल किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण जो निकलता है वो एरोसोल होता है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अजैव कारक नहीं है? हम लोग जैव और अजैव को अच्छा तरह से देख लिए हैं। जैव कारक कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा जल, ताप, अपघटक, जल, ताप, अपघटक, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो जैव में कौन कौन आता है? तो जिसमें जीव जंतुओं में जान रहता है। ठीक है, वो जैव में जाता है। अजैव में कौन आता है? तो अजैव में आपको निर्जीव वस्तुएं हो गए, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा सूर्य हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ताप हो गया, ये सभी अजैव कारक है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश अजैव कारक है, जल अजैव कारक है, ताप अजैव कारक है। तो कौन नहीं है पूछा है, तो ये बच गया अपघटक। तो अपघटक जीव जंतु से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो है अजैव कारक नहीं है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, जल में किस रोगजनक सूक्ष्मजीव की उपस्थिति संदूषण की सूचक है? जल में किस रोगजनक सूक्ष्मजीव की उपस्थिति संदूषक का सूचक है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जल में कोलीफॉर्म जीवाणु सूक्ष्म जीवन की उपस्थिति संदूषक है। कोलीफॉर्म जीवाणु खाद्य पदार्थ और पानी में स्वच्छता गुणवत्ता का एक समान रूप से उपयोग किए जाने वाला संकेतक है। ठीक है, तो ये क्या है आपका कोलीफॉर्म जीवाणु जो है आपका जल में रोगजनक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति का संदूषक है। ठीक है, आगे आप इसको मिलाएंगे, भाग 1 और भाग 2 दिया गया है। भाग 1 में ABCD है और भाग 2 में 1 2 3 4 है, तो इसको मिलाना है कि कौन सा आंसर सही होगा। परावैंगनिक किरणें है, जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ है, DDT है और फास्फोट है। और नीचे दिया है जैव आवर्धन है, सुपोषण है, हिमानता है, BOD है। ठीक है, तो परावैंगनिक किरणें क्या करती है आपको यहाँ पर बताना है सबसे पहले। ठीक है, तो इस चलिए देखते हैं यहाँ पे जो परावैंगनिक किरणें हैं वो देखिए आपको हिमांधता करती है। परावैंगनिक किरणें हिमांधता करती है। और जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ किस में होता है? तो जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी पूछा गया था, झारखंड में ही आया कि BOD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, B से बायोकेमिकल, O से ऑक्सीजन, D से डिमांड होता है। ठीक है, तो जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ इसको हम लोग कहते हैं जैव बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये BOD चला जाएगा। ठीक है, DDT से क्या होता है बताइए? DDT
तो DDT जो होता है छिड़काव होता है जो जैव आवर्धन जीवों को बढ़ने के लिए होता है, जैव आवर्धन उससे जुड़ा है। ठीक है। फास्फेट क्या है? तो फास्फेट जो है ये सुपोषण के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया ना? तो चलिए आपका यहाँ पे बन गया, क्या बन गया? तो आपका जो है हिमांधता, ठीक है, वो हिमांधता किससे हो गया? पराबैंगनी किरण से। यानी जो आपका ए है, ए किस में चला जाएगा आपका? तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि ए का 3 हो गया। ठीक है, ए का क्या हो गया? 3 हो गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिएगा 2 का 4, 3 का 1 और 2 हो गया। ये किस में जुड़ा है? सी में जुड़ा है। किस में जुड़ा है? सी में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है, कौन होता है आपको बताना है। ठीक है, देखिए कवक है, नितलक है, जंतुप्लक है, पादपकोल है। ठीक है, तो एक झील में जो द्वितीय आकार का पोषण स्तर होता है वो आपका होता है जंतुपोलक। ठीक है, जंतुपोलक मतलब जलीय खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है। जलीय खाद्य श्रृंखला में ये प्राथमिक उपभोक्ता है जंतुपोलक। ठीक है, तो एक झील में द्वितीय पोषण स्तर जंतुपोलक होता है, जो कि आपको यहाँ पर किससे जुड़ा होता है? तो जंतुपोलक जलीय खाद्य श्रृंखला है और ये प्राथमिक उपभोक्ता है जो पादप लवक को अपना आहार बनाता है, इसलिए वे एक झील में द्वितीय पोषण स्तर की तरह होता है। तो झील में द्वितीय पोषण स्तर जंतुपोलक होता है, एक खाद्य श्रृंखला को अपना आहार बनाता है। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस या जैव गैस का मुख्य घटक है H2S, N2O, CO2, CH4। ठीक है, तो ये 147 नंबर है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है, जो जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से निकलते हैं, वो CH4 होता है। याद रखिएगा, मीथेन। बायोगैस या जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन है, CH4 गैस है। CH4 दिया है, कभी मीथेन भी दे सकता है, इसलिए दोनों याद रखिएगा। अपशिष्ट से मुक्ति पाने से संबंधित 3 R में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, एक संदेश आप सुनेंगे ट्रिपल R होता है। ठीक है, ये ट्रिपल R में क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं एक होता है रिड्यूस, और फिर कहते हैं रीयूज, और फिर कहते हैं रिसाइकल, कहते हैं ना। तो इसी को हम लोग हिंदी में क्या कह लेते हैं? तो ये आपका है 148 नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पुनः उपयोग, रीयूज पुनः उपयोग, रिसाइकल को पुनः चक्रण कहेंगे, और रिड्यूस को पुनर्धवन कहेंगे। यही तीनों है। ठीक है, तो पुनः उपयोग हो गया, पुनः चक्रण, पुनर्धवन, ये 3 R में सम्मिलित हैं। C भी शामिल है, B भी, D भी, लेकिन कम उपयोग जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुलह लोकप्रिय है। नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुलह लोकप्रिय है। केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो नहर सिंचाई की जो प्रणाली कुलह है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो नहर सिंचाई की प्रणाली कुलह जो है ये आपका आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ भाषा है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में किसकी जैव विविधता सर्वाधिक है? ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, रूस या भारत? किसकी जैव विविधता सर्वाधिक है आपको बताना है। ठीक है, तो निम्नलिखित देशों में जो है आपके दक्षिण अफ्रीका की जैव विविधता जो है वो सबसे सर्वाधिक पाई जाती है। बाकी देखिएगा नीचे आपको इसका आंसर शीट दे दिया गया है, आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। आपको PDF जो बनाया गया है ये किताब से बना दिया गया है, जिससे कि आप यहाँ पे सारी तरह की तैयारी कर सके। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन बैंक लाया है उस क्वेश्चन बैंक को भी आपको हम यहाँ पर करवा दे रहे हैं। तो अभी EVS समाप्ति की ओर जा रही है सभी क्वेश्चन बैंक के बाद। अब आपके मैथ सेशन की भी यहाँ पे शुरुआत होगी। तो आप सभी JCERT जैक की किताब का नोट्स, क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। आपको EVS का नोट्स केवल 150 में, मैथ का भी नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे 200 रुपये में। ठीक है, केवल अगर मैथ्स लेना आप चाहेंगे सिंगल में तब तो उसका भी आपको JCERT जैक की किताब पर बनाया जा रहा है, नहीं तो संपूर्ण तैयारी आप यहाँ पर 500 रुपये में कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।